चाहे 2024 का इलेक्शन आया, उसके रिजल्ट देखे आपने, तो क्या लग रहा है? लेकिन ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, तब तक सरकारें बदल जाती हैं, 5-5 साल नहीं। देश का जुडिशल सिस्टम धराशायी है। देश के जुडिशल सिस्टम में इतनी जान नहीं बची हुई। देश के साथ जुडिशल सिस्टम ने धोखा किया है। क्यों किया है? क्योंकि इलेक्शन में भी जो आदमी ठगी ठोरी से जीत जाता है, काउंटिंग के गड़बड़ से जीत जाता है, 5 साल तक उनका फैसला नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 का सहारा लेके भी जरूरत पड़ी तो इलेक्शन कमीशन को भी, कमिश्नर को गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसा हो सकता है? यस, हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकती थी, क्योंकि इलेक्शन को इंटरफेयर नहीं किया जा सकता, खास कंडीशन में किया जा सकता। वो क्या खास कंडीशन क्या है? अगर देश में या इलेक्शन प्रणाली में या सिस्टम में देश के संवैधानिक सिद्धांत का कोई नुकसान हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, खास जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान की, उस ढांचे को कोई तहस नहस कर रहा है। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो हमारे ढांचे का मजबूत हिस्सा है, जिसको पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती। उसके तहत इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट को रोकना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी निभाने में बिल्कुल फेल हुई है और ये देश के साथ धोखा हुआ है। देश के साथ धोखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी नहीं कर पाई। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिन लोगों की वोटें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, छोटी छोटी स्पेलिंग की गलती की वजह से वोट काटे गए, वो काटने का डिफरेंस, जितने लोगों की वोट कटी है उससे भी कम डिफरेंस रहा है टोटल वोटों में हार जीत का। इसका मतलब है जिन लोगों की कम से कम एटलीस्ट 27 लाख भी अगर वोटें होती तो इलेक्शन रिजल्ट भी कुछ और होता, गड़बड़ के बावजूद भी कुछ और होता। इसका मतलब ममता बनर्जी बिल्कुल सही कह रही है, मैं सहमत हूँ, पूरा देश सहमत है कि वो हारी नहीं, हराई गई है और हराई गई है। और मैं एज एन एडवोकेट, एज एन सिटीजन भी ये कह रहा हूँ, वकील जो लोग कह रहे हैं, जो समझ रहे हैं, मैं उसमें शामिल हूँ कि इस हार में या इस तरह के इलेक्शन में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को जो तहस नहस किया गया देश में, इसमें जुडिशरी का पूरा अहम रोल है। जुडिशरी का? हाँ, कदम ये कहना पड़ेगा। जुडिशरी बिना 27 लाख वो लोग चिल्लाते रहे, उनका वोटिंग राइट बचा नहीं पाई सुप्रीम कोर्ट। इलेक्टोरल जो ट्राइब्यूनल बनाए थे, जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाते, जब तक इलेक्शन रोक देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की पावर है, ये जूरिस्प्रूडेंस है, सुप्रीम कोर्ट के केसेज में ऐसा लिखा है और ऐसा जरूरी है। अगर इलेक्शन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे बेसिक ढांचा जो है संविधान का, उसका उल्लंघन होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे संविधान का मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। इसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, इस देश का राष्ट्रपति नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का तो मतलब ही कुछ नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को वो चीज़ बचानी थी, सुप्रीम कोर्ट उसको बचाने में फेल हुई है। इसलिए फेल हुई का मतलब क्या है? लोग इसको दूसरा मतलब से निकालते हैं। मैं सहमत हूँ उस बात से कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की मदद हुई है और जो लोग साजिश करके जीते हैं और देश के लोगों की वोटें जो कटी हैं, ये राष्ट्रीय अपराध हुआ है। राष्ट्रीय अपराध? राष्ट्रीय अपराध है ये देश की जनता के साथ धोखा है, देश की जनता के साथ अपराध है। सुप्रीम कोर्ट टोटली फेल हुई और चीफ जस्टिस की कोर्ट इस केस को सुन रही थी, इसलिए लोगों के बिना वोट डिसाइड करे। उन्होंने कह दिया अगली बार डाल लेना। क्यों भाई? ये बात ही बेहुदी थी, बेतुकी थी। हरियाणा का एक है उचाना हल्का, कौन सा हल्का, जहां पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह का लड़का वहां से हारा था चंद वोटों से। हाई कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट में फिर हाई कोर्ट चले गए, अभी तक गिनती नहीं हुई। अरे भाई, चंडीगढ़ वाले केस की तो तुमने वहाँ के मेयर के इलेक्शन की तुरंत काउंटिंग करा के फैसला बदल दिया था, हालांकि कार्रवाई नहीं हुई। मगर उस मामले को पता नहीं क्या सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट खुद ही संज्ञान क्यों नहीं लिया कि आओ गिनती करो तुरंत, क्या झमेला कर रखा है? इसका मतलब आप उनको रास्ता देते हो। सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने के लिए रास्ता देती है कि भाई तुम लटकम पटकम रहो। 5 साल तक लोगों ने किसी को एमएलए नहीं बनाया, एमपी को नहीं बनाया, और वो बदमाशी गुंडागर्दी से एमएलए और एमपी बन के चला जाता है इस देश में। दैट इज रॉन्ग और गलत हो रहा है। जुडिशियल सिस्टम फेल है इस देश का। तो क्या कुल मिला के लोगों का भरोसा भी टूट गया। सुप्रीम कोर्ट समय पे काम ना करे, जो जरूरी है फैसले वो ना करे, केस समय पे ना लगाए, तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये लगता है सुप्रीम कोर्ट इस काम को हवा दे रही है। इसका मतलब सीधा ये, कब तक आप पर्दे के पीछे रह के सुप्रीम कोर्ट को बचाते रहोगे, हाई कोर्ट को बचाते रहोगे, जजों को बचाते रहोगे? क्यों बचाएं भाई? आपकी ड्यूटी है संविधान को बचाने की, संविधान के हिसाब से देश को चले, इसकी जिम्मेदारी है आपकी, मर्जी नहीं है। आप गॉडफादर नहीं है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये ड्यूटी बाउंड है, इनकी ड्यूटी है। अब ये ड्यूटी नहीं कर रहे, इसलिए आंदोलन की जरूरत है देश के। इलेक्शन कमीशन के लिए कानून बना दिया कि ये कुछ भी का अपराध करे, इसका रिटायरमेंट के बाद भी संज्ञान नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं तुम्हारा कानून और तुम्हारा ये पार्लियामेंट के कानून।
इस तरह के बेहुदे अगर कोई ठग बदमाशी कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर और उसने कुकर्म किए हैं, उसको इस कानून के बावजूद भी जेल में ठोकना जरूरी है, डालना चाहिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास तो विशेष पावर है। और सुप्रीम कोर्ट आवारा हो जाए तो कौन लगाम लगाएगा? ये देश को पता है कि नहीं? जनता। सुप्रीम कोर्ट आवारा हो गई थी इमरजेंसी में भी, और आज भी लोगों का कहना है कि उसी लेवल पे है, उससे भी ज़्यादा कमज़ोर लेवल पे है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए लोग संभालेंगे नहीं अपने घर को। सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इलेक्शन कमिश्नर, ये कुछ नहीं है, ये देश की संस्थाएं हैं, देश के लोगों की वजह से, संविधान की वजह से है। असली मालिक देश की जनता है। इनका इलाज देश की जनता को करना चाहिए परिवर्तन करके। झालमुड़ी, फुटबॉल मैच, फुटबॉल का प्लेयर है क्या प्राइम मिनिस्टर? झालमुड़ी खाना उसको अच्छा लगता है क्या? ये ड्रामेबाजी है, ये इसलिए ड्रामेबाजी है। चोर ड्रामेबाजी करता है, ध्यान भटक जाए और लूट लेता है। लेकिन चुनाव मुद्दों पर नहीं लड़े जा रहे आजकल। चुनाव मुद्दों पे इसलिए लड़े जा रहे हैं, देश के साथ ये धोखा है। जो मुद्दों पे चुनाव ना लड़ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो देश के साथ गद्दारी कर रही है। वो गद्दार लोग हैं, वो गद्दार पार्टी है, कोई भी है। सबसे बड़ा अपराध तो यही है कि हमने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे ऐसा आदमी बिठा दिया जिसने नारी की इज्जत नहीं की, जिसकी नारी एफिडेविट में पत्नी है, मगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बीजेपी आरएसएस उस नारी को सम्मान नहीं दिला सकी, उसको घुसा नहीं सकी। ये देश का अपमान है, ये नारी जाति का अपमान है। ये लोग नारी जाति के इज्जत को क्या समझे ऐसे लोग? अब राहुल गांधी को कंधे से कंधा मिलाकर और सभी लोगों को, जो लोग देश के संविधान के हिसाब से देश को चलना और मानवीय व्यवस्था की स्थापना देखना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, कंधे से कंधा मिला के सड़क पे आंदोलन में आना चाहिए। बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। आंदोलन इसलिए होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फेल हो जाती हैं, मजबूरन लोगों को आंदोलन करने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फेल होना ही देश को आंदोलन करने पे प्रेरित करता है, मजबूर करता है। इसलिए जब ये सिस्टम फेल होता है तब आंदोलन होता है। इसलिए आंदोलन होना देश के अंदर इसका बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सक्षमता पे, इनमें बैठे हुए जजों की योग्यता पे। इसलिए यहाँ पर भी पूरा आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। जुडिशरी में पूरे देश के हर वर्ग और सिस्टम के लोगों का बिठाना जरूरी है। जुडिशरी पे जो कब्जा है इसको बिल्कुल ख़त्म करना होगा। जुडिशरी में ईमानदारी को सबसे महत्व देना होगा। जुडिशरी में जो भाई भतीजावाद या ठगी ठोरी चल रही है, सरकारी पैनलों पे पूरे देश को ये देखना होगा कि जजों के बच्चे, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, नेताओं के बच्चे ही आते हैं, देश के साथ धोखा हो रहा है, देश इसके बारे में जागरूक और वही लोग फिर जज बन जाते हैं। एक गलत सिस्टम से गलत बेनिफिट उठा के लोग जजशिप तक पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बोला है कि ये सब कुछ वोट चोरी है, लेकिन वही राहुल गांधी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। जब बेहुदा आरोप लगाया था, राहुल गांधी ने बिलो द बेल्ट भाषा यूज करी थी, दैट वाज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ राहुल गांधी। और अब आके उसने को समझ में आ गया कि नहीं बोले। हारने के बाद समझ में आता है क्या? हारने के बाद समझ में इसलिए आ गया जब उनको पता था हरियाणा पर फलाना ये हुआ, मगर उसने जो बयान दिया था वो एक घटिया बयान था। वो एक उसको चाह रहे थे कि हार जाए, उनको बीजेपी बनने से उस वक्त कोई इतराज नहीं था। इसलिए ये सारे ये भी कहीं ना कहीं यही चाह रहे हैं कि टू पार्टी सिस्टम रहे इंडिया में। टू पार्टी सिस्टम खतरनाक है देश के लिए। देश स्टेट्स का फेडरेशन है, स्टेट्स में रीजनल पार्टियां मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम। अरे मैं बता रहा हूँ, देश में रीजनल पार्टियां जरूरी हैं, तभी ये फेडरेशन मजबूत होगा, तभी राज्यों की बात सुनी जाएगी, वन मैन शो हो जाएगा। एक ही पार्टी या दो पार्टी से देश अगर चलाना चाहोगे, इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्यों? जो एनडीए के साथ गए वो भी खत्म हो रहे हैं, कांग्रेस के साथ गए या इंडिया गठबंधन वो भी खत्म हो गए मोस्टली। देख रहे हैं महाराष्ट्र से उद्धव गए, दिल्ली से केजरीवाल गए, बंगाल से ममता गए, यहाँ से डीएमके के जो वो गए, इसलिए गए। इनको चैलेंज करना चाहिए नेशनल पार्टीज को, अपने दम पे स्टेट में सब लोगों को साथ लेके स्टेट पार्टियां मजबूत होनी चाहिए। वहाँ भी क्या है, स्टेटों में भी और नेशनल पार्टी में भी घर की जागीर बना रखा है पार्टियों को। नए लोगों को मौका नहीं, अच्छे लोगों को मौका नहीं, चमचे चाटुकार भरे हुए हैं, पुराने खाए पिए ठग लोग भरे हुए हैं इन पार्टियों के अंदर। सारी जितनी पार्टियां हैं ना जो तमाशा देख रही है अपोजिशन का। अगर देश में गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ रोकने के लिए अपोजिशन का रोल है, उसके बावजूद गड़बड़ हो रही है, अपोजिशन अपना रोल अदा नहीं कर पाई, अपोजिशन नाकाम है, नालायक नकारा लोग हैं ये, इनको भी इग्नोर करने की जरूरत है देश के अंदर। लेकिन जब आप अच्छा काम नहीं करते हैं शासन में, आप 3 साल 3 बार टर्म यूज किया, मुझे समझ में नहीं आया। राहुल गांधी बार बार कह वहाँ चोरी वहाँ चोरी हो रही, तुम कर क्या रहे हो भाई? तुम लीडर ऑफ अपोजिशन हो, क्या करे हो? संसद में उठाना। इससे साबित होता है तुम योग्य आदमी नहीं हो। नहीं तो तुम्हें सड़क पर निकलना चाहिए, देश की जनता की अदालत में जाना चाहिए। जब तुम्हें पता है सुप्रीम कोर्ट अपना काम नहीं कर पा रही, हाई कोर्ट अपना काम नहीं कर पा रही, तो देश के सामने क्यों नहीं जा रहे? जो देश के सामने जाएगा वही देश की लीडरशिप मजबूत और उन्हीं लोगों पे
लोगों को विश्वास करना चाहिए, जो लोगों के दरबार में आ सकता है, लोगों के पास आ सकता है गड़बड़ झाले को लेके, वरना तो उनको गड़बड़ रोकने की तो ड्यूटी है राहुल गांधी और उन सब लोगों की, अपोजिशन की। क्यों नहीं रोक पाए, क्यों गड़बड़ हो रही है? इसका मतलब तुम कामयाब लोग नहीं हो, तुम योग्य लोग नहीं हो। योग्य लोग होते तो मुकदमे करो, प्रदर्शन करो, जब फिर भी तुम्हारे कोर्ट बात ना सुने, आंदोलन करो। देश के सामने क्यों नहीं आ रहे आप? तो आप हार स्वीकार करते रहते हैं और बयान देते रहते हैं, विदेश यात्रा करते रहते हो, अपोजिशन लीडर मिल के आप गाड़ी और बंगला लेके बस इसी में खुश हो। दैट इज़ नॉनसेंस। ये देश के साथ गड़बड़ करी है अपोजिशन। एक और है कि जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, हम फेडरल सिस्टम में जब रह रहे हैं, संवैधानिक ढांचा है, जब कोई चुनाव हारते हैं तो राजनीति आरोप प्रत्यारोप की रह जाती है कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन जितनी पार्टियां हैं वो कभी अपने अंदर नहीं झांकती कि हमने जनता के लिए क्या किया इसलिए हारे। और ज़्यादातर पार्टियां कारपोरेट सिस्टम से चल रही हैं, देश के साथ ठगी मार रही हैं, नए लोगों को मौका नहीं दे रही, चमचागिरी हावी है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। सबका यही हाल है, बीजेपी पे कही हाल है, एक दो आदमी हैं, सारी पार्टियों में एक एक दो दो सांड हैं, उसके अलावा चमचागिरी, हमारा नेता कैसा हो, XYZ जैसा हो, इस तरह के नारे लगवा रहे, बकवास, हमारा नेता कैसा हो। एक नेता से काम नहीं चलेगा। क्या होता है नेता? नेता वेता की जरूरत नहीं है। इस देश में सामूहिक नेतृत्व चाहिए। घर में एक चौधरी की जरूरत नहीं है, घर में सबको साथ लेके चलने वाले लोग चाहिए, इकट्ठे बैठ के संवाद करके फैसले करने वाला सभा होनी चाहिए। तो इसलिए अपोजिशन रोल अदा नहीं करे। जब जब अपोजिशन नकारा हुई है देश के अंदर, जिनकी जिम्मेदारी गवर्नेंस चलाने की है, वो लोगों ने वो तानाशाही का काम किया है इस वक्त। इसलिए देश तानाशाही की तरफ तभी बढ़ता है जब उसको कंट्रोल करने वाले नकारा, नालायक, करप्ट, भ्रष्ट लोग होते हैं, डरपोक लोग होते हैं। इसी वजह से देश की बोलने की आज़ादी, देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रेस की आज़ादी, देश में समानता, हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, भाईचारा बिगड़ा देश का, और ये पड़ोसी जो देश हमारे, उनसे भी गिरावट पे है इंडिया का इंडेक्स। लानत है ऐसी डेमोक्रेसी पे, लानत है ऐसे लोगों पे जो दम भरते हैं, चरित्र निर्माण का, वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं। फ्रॉड लोग हैं, देश के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। यहाँ हमें पोजीशन से मतलब नहीं हमारा मतलब है संविधान से, संविधान के अनुरूप मानवीय व्यवस्था से, ऐसी व्यवस्था जिसमें सब लोग खुश हों। हमारे देश के लोग बाहर जाके क्यों खुश? क्योंकि अगर पक्ष गलत कर रहा है तो विपक्ष क्या सही कर रहा है? ना, अगर ये विपक्ष ज्यादा गलत कर रहा है, इसीलिए पक्ष बदमाशी कर रहा है। विपक्ष कमजोर है, विपक्ष भ्रष्टाचारी है, विपक्ष पैसे खा के ठग लोग चुप बैठे हैं, जनता के मुद्दों पे बोल नहीं पा रहे। विपक्ष अपने अपने लोगों को इलेक्शन लड़ा के वोट काट के बीजेपी की मदद कर रहे हैं। ये खतरनाक है, ये खतरनाक लोग हैं, खतरनाक मानसिकता के लोग हैं। इन सब से लोगों को समझना चाहिए, अपनी जाति का नेता, अपने रिलीजन का नेता, इससे बाहर आओ, इस मकड़ जाल से। क्योंकि किसी भी पार्टी में आइडियोलॉजी नहीं रही है। आइडियोलॉजी का मतलब ही नहीं। ये सारे के सारे वन मैन आर्मी हैं, टू मैन आर्मी हैं, और ये सारा कोई शासन मानसिकता है, डेमोक्रेसी मानसिकता इनकी नहीं है, संविधान की मानसिकता इनकी नहीं है। ये ठग और बीमारू मानसिकता के लोग हैं, और इसलिए बाई हुक और क्रुक, जाति पाति रिलीजन, उसी के आधार पर ये वोट मांगते हैं, देश का को बांटने की कोशिश करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आंख मूंदे देख रही है। तो तमाशा देखेंगे, तमाशा। इसलिए मुझे तो अब ये लगता है अपोजिशन के लीडरों में भी दम नहीं है, बहुत खाए पिए लोग हैं। ममता बनर्जी हो सकता है उससे इग्नाइट हो, देश में एक नई वो बात हो, अगर वो लेडी हिम्मत करे तो देश के बहुत लोग, और मैं तो देश के वकीलों से हिम्मत करेंगे, आप बताइए। ना करे, हो सके उन्हें मुकदमे बना दें। मैं तो देश के वकीलों को आह्वान करता हूँ कि नया और सामूहिक नेतृत्व देने के लिए अब कोई रास्ता नहीं है देश के सामने। अपोजिशन के भरोसे भी रहने की जरूरत नहीं। आओ मिलके देश के सामने देश को जागरूक किया जाए, और वकील लोग ही कर सकते हैं। जैसे आज़ादी के समय में भी वकीलों ने ही देश में जागरूकता फैलाई थी, आंदोलन चलवाए थे, और अभी भी दोबारा वक्त है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। वकीलों का रोल इस देश में सबसे महत्वपूर्ण है। बंगाल के अंदर जैसे टीएमसी है, पार्ट ऑफ बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी के साथ मिलके उन्होंने मंत्री रही, सब कुछ रहा, चीज़ें की, लेकिन अभी जब हारी या चीज़ें हुई वो एक अलग मैटर है। बंगाल के अंदर देखा जाए तो एससी कम्युनिटी जिसको ताक पे रख दिया गया लोगों के द्वारा, वहाँ ना तो उन्हें सीट दी गई, ना उनकी बात की जाती अधिकारों की, उनमें भी उन्हीं की हत्या होती है। तो फिर इस पर कैसे वोट मिल पाएगा? इसलिए बात ये है, अगर तुम जातिगत और रिलीजनगत राजनीति करोगे, जो इन दो आधार बना के राजनीति करते हैं, वही तो चल रहा है ना? वो सारे खतरनाक है देश के लिए। इस देश में तो राजनीति एक ही हो, इंसानों की राजनीति, देश के नागरिकों की राजनीति, देश का 145 करोड़ परिवार की राजनीति। तीसरे और अन्य बातों के लिए इस राजनीति करना देशद्रोह है,
देश के साथ गद्दारी है, वो देश को नुकसान करेगी। ऐसे लोग खतरनाक, ऐसे लोगों को विधानसभा लोकसभा कहीं भी जनप्रतिनिधि बनाने से रोका जाए। जनता को एकजुट होकर अपने आप को इस बड़े परिवार का हिस्सा समझें, तब अपनी आंखें खोल के समझ के उस तरह के लोगों को सामने लाया जाए। हम लोकतंत्र को कैसे मजबूत स्थिति में ला सकते हैं? लोकतंत्र को मजबूत लाने के लिए, क्योंकि विपक्ष और पक्ष दोनों कमजोर हैं। यस, यस। जनता का कोई ख्याल नहीं रख रहा। सारी पॉलिटिकल पार्टियों को इंटरनल डेमोक्रेसी ना होने की वजह से इनके सब के रजिस्ट्रेशन रद्द हो इस देश में, और लोग नए तरीके से या तो आमूलचूल परिवर्तन हो या नई पीढ़ी नौजवान आके, और ख़ासतौर पर उसमें एडवोकेट लोग जिनको संविधान की नॉलेज है, संविधान के बारे में सोचते हैं, संविधान के लक्ष्य का पता है, उसको निर्धारण और उसको अचीव करने में मदद कर सकते हैं, उन लोगों को दूसरे समाज के अन्य युवाओं को लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देश एक तरह से करवट के उस पे खड़ा है, मुहाने पे, और ये करवट होनी चाहिए मानवता के लिए, देश के लिए। फिर तो आप ये कह रहे हैं कि करिश्माई राजनीति में कोई जादू हो तब ऐसा हो। ना, करिश्माई राजनीति करने की जरूरत नहीं। तमिलनाडु में करिश्माई हुई ना, जो अभी वही ये करिश्माई नहीं ठहरेंगी, करिश्माई नहीं ठहर सकती। केजरीवाल करिश्माई थे, ये करिश्माई, ये सब फ्रॉड लोग हैं, ये फ्रॉड, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लोगों को धोखा मिलेगा इन चीज़ों से। यहाँ सॉलिड लोग चाहिए जिनको इन पदों से इन प्रतिनिधित्व करने की कोई लालसा ना हो, क्योंकि ये छोटी चीज़ें हैं। प्रतिनिधि बनना, एमएलए एमपी बनना कुछ भी नहीं है, एक सीएम पीएम बनना कुछ भी नहीं है। अरे आजा, इस देश को उनकी जरूरत है स्टेट्समैन की, जो लोग आज को भी ध्यान रखें और आने वाले कल को भी ध्यान रखें, आज का भी ख्याल रखें, आने वाली पीढ़ियों का भी ख्याल रखें। उस तरह के लोगों की जरूरत है, उस तरह के लोगों का एक सामूहिक नेतृत्व इस देश में हो, तब इस देश के हालात सुधरेंगे। क्योंकि पार्टियों के कोई कैडर नहीं है, जनता के बीच जाते ही नहीं है। कैडर क्या, जो मेन लोग उन्हीं को संविधान नहीं पता। कैडर को तो छोड़ो, कैडर को तो बनाना भी नहीं चाहते, कैडर को तो अकलमंद बनाना नहीं चाहते, चाटुकार चाहिए। जैसे बीजेपी एक चाटुकार को एक उसको लेके आई है, नए से लड़के को जो खेलता रहे, जिसकी बाजू पकड़ के प्राइम मिनिस्टर इधर उधर जहाँ कहीं फोटो खिंचवा दे, उसको अध्यक्ष बना दिया। लानत है ऐसी डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी पे। बड़ी पार्टी, फलाना पार्टी, टिकड़ा पार्टी, कुछ नहीं, की सब साजिश है सत्ता में कैसे बना रहा है। जैसे राजा करते थे शरारत, सत्ता में बने रहना है, चाहे अपने बाप को मारना पड़े, सत्ता में रहना है, चाहे दंगे करवाने पड़े, सत्ता में रहना है, अगड़ा पिछड़ा करना पड़े, सत्ता में रहना, व्यभिचार करें, भ्रष्टाचार करें, लोगों को भ्रष्टाचार बनाएं, एमएलए एमपीओ को खरीदें। ये सब वो लोग करते हैं जिनकी राजा मानसिकता है। लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं। और जो बीजेपी कर रही है, ये लोकतंत्र के सारा कुछ विपरीत हो रहा है। और देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट असली वो है, डायरेक्टर थे संविधान के, डायरेक्शन देने वाले, वो टोटली फेल हुए हैं देश में। लेकिन एक सवाल जब सबसे ज़्यादा दुख मुझे एज एन एडवोकेट ये होता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वो काम ही नहीं कर पा रही इस देश के अंदर जो उनकी ड्यूटी है, बिल्कुल नहीं कर पा रही। 5% नहीं तो देश के हालात ये नहीं होते। देश में इस तरह से निष्पक्ष नहीं बचा है। देश में बकवास ही नहीं कर सकता कोई। कोई कह रहा पेड़ा बना दूंगा, कोई कह हिंदू मुसलमान, कोई कह रहा ये फलाना डिगड़ा, कोई कह दर्जे की हिंदू मुसलमानों को कोई बातें करें, कोई भाग भाग के लाल पीले कपड़े पहन के कभी फलानी पूजा करूंगा, खड़ी भाई ये कहूँगा। ये ड्रामेबाजी की राजनीति खत्म हो सकती थी देश के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट सजग प्रहरी का काम करती। क्या जिस तरह से अगर आने वाले समय में राजनीति में अगर बदलाव आ सकता है, तो जो काशीराम साहब ने कैडराइज किया, घर घर गए, लोगों से मिले, और इस तरह की राजनीति दोबारा आ सकती है? यस, कैडराइज किए बगैर, युवाओं को, नई पीढ़ी को समझाए बगैर, जब तक लक्ष्य ही नहीं बताएंगे कि संविधान है क्या, इस बला का नाम। संविधान 145 करोड़ लोगों को एक परिवार के रूप में बांधने का नाम है। संविधान 145 करोड़ लोगों को पूरी दुनिया के 900 करोड़ लोगों के साथ हारमोनी से जीने का प्रोग्राम है। संविधान सब लोग भागीदारी कर पाएँ, अपने इस देश को खुशहाल, एक बहुत शांति प्रिय, हरियाली से भरपूर, सबके चेहरे पर मुस्कान करने का एक डॉक्यूमेंट है। तो ये तो डॉक्टर अम्बेडकर ने भी बोला था ना कि संविधान में कितना भी अच्छा बन गया है, लेकिन चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो फिर उसका कोई चलाने वाले लोग अभी तक इस देश में वर्णवादी मानसिकता के लोग हैं। वर्णवादी मानसिकता क्या मतलब है? जो अपने आप को सुपीरियर समझना, मैं एक बार सीएम पीएम बन गया, मैं बना रहूं, मैं राजा बन गया, मैं फलाना कर जा, जिसको दूसरों का चेहरा पसंद नहीं फोटो में, जिसको दूसरों की खबर पसंद नहीं, जिसमें दूसरों का नाम पसंद नहीं, ये मानसिकता का नाम है शासन मानसिकता, वर्णवादी मानसिकता, जिसने इस देश को दिमक की तरह खाया हुआ है। और बीजेपी आरएसएस उसी वर्णवादी मानसिकता के प्रहरी हैं।